हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट, उसके नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड some important terms, formulas, laws related to reflection। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इट वॉज ए कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। मौसम बहुत ठंडा था। एक ग्रुप ऑफ मंकीज एक ट्री पर बैठा हुआ था। वो सब ब्रांचेस के साथ चिपक कर बैठे थे। एक मंकी बोला, काश हमें कहीं से आग मिल जाता, उससे हमें गर्म रहने में मदद मिलेगी। तभी उन्होंने देखा कुछ फायरफ्लाइज उड़ती हुई आ रही है। एक यंग मंकी ने फायरफ्लाई को आग समझकर पकड़ लिया। एक सूखे पत्ते के नीचे उसने फायरफ्लाई को रखा और फूंक मारने लगा। कुछ और मंकीज भी उसे हेल्प करने आ गए। इसी बीच एक स्पैरो अपने घोंसले की तरफ उड़कर आई, जो उसी ट्री पर था जहां बंदर बैठे हुए थे। स्पैरो ने देखा कि मंकी क्या कर रहे थे और हंस पड़ी। उसने कहा, अरे बेवकूफ बंदर, ये फायरफ्लाई है, आग नहीं है। मेरा कहना है कि तुम सबको किसी केव में जाकर शेल्टर लेना चाहिए। लेकिन मंकीज ने स्पैरो की बात नहीं सुनी और वो कंटिन्यूअसली फायरफ्लाई पर फूंकते रहे। थोड़ी देर बाद सारे मंकीज थक गए। तब उनको समझ में आया कि स्पैरो सही बोल रही थी। उन्होंने फायरफ्लाई को छोड़ दिया और पास के केव में जाकर शेल्टर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना जरूरी है लगातार मेहनत करने की, उतना ही जरूरी है एक्सपीरियंस लोगों से कुछ नया सीखना। इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हुए सीखने की इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म के बारे में जानेंगे। वो टर्म है ऑप्टिक्स। मतलब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब इस ऑप्टिक्स जो ब्रांच है, इसे 3 फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। सेकंड जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स। और जो थर्ड ब्रांच है उसको हम कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब ये ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट को, वैसे लाइट तो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट के जो फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आसानी से समझाने के लिए लाइट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना काफी आसान हो जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रे नहीं दिखाते हैं, हम लाइट को इन द फॉर्म ऑफ वेव रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लाइट अपने रास्ते में अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाए तो वहां पर लाइट का बेंडिंग होता है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। या फिर क्या हो सकता है कि किसी ऑब्स्टेकल के एज पर टकराने के बाद वहां से लाइट स्प्रेड हो गया, और इस तरह से स्प्रेड होके लाइट का एक वेव दूसरे वेव के साथ अगर सुपर इम्पोज करे तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं इंटरफियरेंस। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ऐसे ऑप्टिकल फिनोमिना को हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं।
इसी तरह से क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है कि क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज्यूम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैरिंग एनर्जी। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं या फिर कॉम्पटन इफेक्ट या एमिशन और एब्जॉर्प्शन इन एटम उसको स्टडी करते हैं तो हमें क्वांटम ऑप्टिक्स का हेल्प लेने की जरूरत होता है। तो आगे चलते हैं। मेनली हम क्लास 10th में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर मिरर्स, लेंस, ये सब चीजें हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, लाइट का जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे का यूज करते हैं। तो रे क्या है? रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। जैसे ही हमने रे के बारे में समझ लिया, अब आता है बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज को हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। और अगर वो बीम ऑफ लाइट नैरो है तो हम ऐसे नैरो बीम ऑफ लाइट को कहते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। चलिए, ये जो बीम है ये भी कई तरह के होते हैं। अगर किसी बीम ऑफ लाइट के अंदर जो लाइट रेज है अगर वो आपस में पैरेलल होते हैं तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसी तरह से अगर किसी बीम ऑफ लाइट के अंदर रेज आपस में कन्वर्ज होता हुआ दिखे, मतलब as the light travels the distance between the rays decreases and finally the rays meet at a point, तो ऐसे केस में उस बीम को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसी तरह से डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट भी होता है कि अगर एज द लाइट ट्रेवल्स, अगर रेज के बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ द रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट then that beam of light is called divergent beam of light। तो मैंने इस स्लाइड में इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं। इस तरह से अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल होते हैं तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, इसमें हम देख रहे हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट मतलब ऐसा होगा, as the light travels in forward direction the distance between the rays increases as if the rays are diverging out from a point, जैसे कि इस पॉइंट से जैसे डाइवर्ज हो रहा है। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में कहा गया कि as the light travels in the forward direction the distance between the rays decreases, in other words they meet at a point as the light travels। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली हम दो तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करेंगे। एक तो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एन ऑब्जेक्ट whose size is just like a point, मतलब पिन हेड के जैसा साइज, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है? इट कैन बी रिगार्डेड एज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इन अदर वर्ड्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट के दो टाइप देखा अभी अभी, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को दो और टाइप में भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक हो गया रियल ऑब्जेक्ट और एक हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो रियल और वर्चुअल, मतलब रियल का मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, वर्चुअल मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये मीनिंग तो हमें पता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम को यूज किया है। ये जो रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक दिख रहा है, इसको मैं नेमिंग करूंगा इसके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई मिरर हो सकता है या कोई लेंस हो सकता है। मिरर हो या लेंस हो, इसको हम इसके लिए इन सब के लिए एक जनरल टर्म हम यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल एलिमेंट। तो इसी तरह से यहां पर एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। मान लो अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए दीज आर द इंसिडेंट रेज। तो अब हमें देखना होगा कि ये इंसिडेंट रेज इसी ऑब्जेक्ट से निकला है, और ये इंसिडेंट रेज कैसा है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। हमें दिख रहा है कि दे आर डाइवर्जिंग। तो इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग हो तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट दैट पोजीशन वेयर द इंसिडेंट रेज मीट एक्चुअली। तो ये जो इंसिडेंट रेज है, ये वाला और ये वाला, वेयर आर दे मीटिंग एक्चुअली, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रहा है। तो यहां पर एक्चुअली मीट किया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे मीनिंग वर्चुअल वर्ड का क्या है कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे, अगर इंसिडेंट रेस किसी ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए, ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, मतलब ये मिरर हो सकता है या लेंस हो सकता है, इसके लिए ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रेज है, बिकॉज दे आर स्ट्राइकिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। तो अगर मैं इस ऑप्टिकल एलिमेंट को यहां से हटा लूं, तो ये दोनों रेज कहां पर मीट करेंगे, ये रेज मीट करेंगे आपस में, इस जगह पर मीट करेगा। तो यहां पर इंसिडेंट रेज यहां मीट करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, और लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल है या वर्चुअल है, आर दे मीटिंग एक्चुअली। ये जो इंसिडेंट रेज है, दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसी तरह से इमेज भी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इमेज पॉइंट कहां पर फॉर्म होता है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट कहां पर फॉर्म हो रहा था, ऑब्जेक्ट पॉइंट वाज फॉर्मिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इसी तरह से इमेज पॉइंट इज फॉर्म्ड at the point of intersection of either reflected rays or refracted rays। तो यहां पर इमेज भी दो तरह के हो सकते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहा है किसी पॉइंट में, तो उस लोकेशन पर रियल इमेज इज फॉर्म्ड। जैसे कि यहां पर मैंने डायग्राम, ये दोनों मैंने इंसिडेंट रेज ले लिया, और मानता हूं कि यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई मिरर रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मान लो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या एक्चुअली मीट कर रहा है, ये दोनों एक्चुअली मीट कर रहा है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इसलिए इस इमेज पॉइंट को, ये जो इमेज पॉइंट है, इस इमेज पॉइंट को हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर सेकेंड डायग्राम में, मान लो रिफ्रैक्शन, हम आगे चल के लेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो मान लो
यहाँ पर ये ऑप्टिकल एलिमेंट है और ये दोनों इंसिडेंट रेज है। मान लो इस ऑप्टिकल एलिमेंट के अंदर से पास होने के बाद ये दोनों इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करें, तो ये भी एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा इमेज हो रहा है? रियल इमेज हो रहा है। तो ये रियल इमेज इन रिफ्रैक्शन हो गया और यहाँ पर मैंने रियल इमेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया था। ये रिफ्लेक्शन के केस में और ये रिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, हम वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होता है कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली नहीं, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, तो उस पॉइंट में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो जैसे कि यहां पर मैंने डायग्राम, ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट है और पहले मैं रिफ्लेक्शन मतलब इसको मिरर मान लेता हूं। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए मैं दिखाता हूं कि ये दोनों इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्ट हो गया लाइट रेज इस तरह से। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज विल दे मीट एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन? लेफ्ट साइड में ये मीट तो नहीं होगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये और ये कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो इनको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लगता है जैसे ये दोनों इंसिडेंट रेज, ये वाला और ये वाला, दे आर मीटिंग एट दिस पोजीशन, मतलब इस पॉइंट से जैसे निकल के आ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एपरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल। इस पॉइंट में क्या फॉर्म हो रहा है? वर्चुअल इमेज। इसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम में हम रिफ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर अगर ये दोनों लाइट रेज इस ऑप्टिकल एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाए, तो इस डायरेक्शन में तो राइट साइड में ये तो मीट नहीं करेगा। तो इन दोनों रेस को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर मीट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ virtual image. This point is the position of virtual image. अब जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मैंने लिख के रखा है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या है? The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie on the same plane. ठीक है, तो ये डायग्राम भी सबको पता होगा। दिस इज द मिरर एंड दिस वन AB is the incident ray, so B is the point of incidence and then BC would be called reflected ray. अब B पॉइंट में अगर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो BD को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। BD नॉर्मल और AB इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और BD नॉर्मल और BC के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसको मैंने यहाँ X सिंबल से दिखाया है। दिस एंगल X इज कॉल्ड ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में जो एंगल है उसे Y से दिखाया है। Y इज कॉल्ड ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि हमें पता है कि I इक्वल्स टू R, तो ऑब्वियसली X का वैल्यू क्या होगा? 90 माइनस I, और Y का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस R। लेकिन हमें ये पता है कि I और R तो बराबर है, तो मतलब X इक्वल्स टू Y, दैट इज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारे टर्म्स तो हमें
पता है ऑलरेडी। अब यहां पर ये जो मैंने डायग्राम यहां पर एक ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। ये जो सिचुएशन दिख रहा है इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो अलोंग द नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर है मिरर सरफेस पे। ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, और ये जो लाइन है ये नॉर्मल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट है और उस केस में हमें पूछा जाए कि हाउ मच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर 90 डिग्री बता रहे हो तो गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या है? 0 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे भी यही लाइन है और नॉर्मल भी यही लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 ही तो होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर आई 0 डिग्री है तो एंगल आर भी 0 ही होगा। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, मैंने यहां लिख के रखा है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर डिफरेंस की बात करें तो डेफिनेशन कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, मिरर लाइक सरफेस। इसी तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा क्या होता है? इमेज इज फॉर्म्ड, an image is formed due to regular reflection, but in diffuse reflection no image is formed. तो मेनली यही डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब अगर सिमिलरिटीज की बात करूं तो इन दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता है, ऐसा ये मिसकंसेप्शन है। जबकि जो ट्रूथ है वो ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड व्हेनेवर देयर इज रिफ्लेक्शन, तभी तो लॉज बनाया गया। तो यहाँ भी जैसे मैं अगर इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए देखूँ, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, इस तरह से ये नॉर्मल लाइन है, दिस नॉर्मल लाइन से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो हमने क्या देखा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब चेक कर लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मैं इस वाले रिफ्लेक्शन को लूं, इस तरह से ये लाइट यहाँ पर आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या नहीं है चेक करना है, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इस केस में भी इक्वल होते हैं। मतलब इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन आल्सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन वैलिड। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहता है। नाउ एक और मिसकंसेप्शन है, हम ऐसा मान लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये सरफेस प्लेन सरफेस, इस तरह का प्लेन सरफेस होना चाहिए। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंप्लीट पिक्चर शो नहीं कर रहा है। द सरफेस मे बी लाइक दिस ऑल्सो। मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, हम लोग आगे कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे,
तो कन्वेक्स मिरर में स्फेरिकल सरफेस होता है, तो इस स्फेरिकल सरफेस में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं एक इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ करूं तो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर अगर ये होता है तो सेंटर से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो दिस विल बी द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा I इक्वल्स टू R फॉलो करते हुए। इसी तरह से अगर अनदर इंसिडेंट रे, इस वाले इंसिडेंट रे जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है, इस इंसिडेंट रे के पैरेलल अगर एक और इंसिडेंट रे मैं ले लेता हूं ऐसे, तो इस पॉइंट में भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सेंटर के साथ इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इमेज इज फॉर्म्ड। अगर इस रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज अनदर रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तो डाइवर्जिंग है, तो इसको मीट कराने के लिए इसे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर मीट कर रहा है, मतलब यहां पर इमेज, और ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये जरूरी नहीं है कि जो सरफेस है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो है, इट शुड बी अ प्लेन सरफेस, इट मे बी स्फेरिकल सरफेस ऑल्सो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक टर्म को डिस्कस किया, उस टर्म का नाम है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है कि लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जैसे हम यहां पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिविएशन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होगा, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी एंगल ऑफ डिविएशन हम निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अगर ये मिरर यहां पर नहीं होता, देन दिस इंसिडेंट रे वुड हैव ट्रेवल्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। जबकि मिरर को यहां रखने से इस लाइट रे का डायरेक्शन यहां तक आने के बाद इधर चला गया, तो डायरेक्शन हैज चेंज्ड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन इधर था, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो दिस डायरेक्शन से ये टर्न कितने एंगल में टर्न किया, डेल्टा एंगल में टर्न किया। ठीक है, फाइनली ऐसे चला गया, फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे इधर जाना था लेकिन चला गया इधर, तो कितने एंगल में टर्न किया, दिस इज द एंगल बाय विच द इंसिडेंट रे टर्न्स। इसी एंगल को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब है एंगल ऑफ डिविएशन, दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया कि ओरिजिनल इंसिडेंट रे जिस एंगल से टर्न ले रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। अब यहां पर अगर डेल्टा कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस एंगल को, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस ये I प्लस आर, ये वाला एंगल 180 में से I प्लस आर अगर माइनस कर देते हैं तो I प्लस आर को माइनस कर देते हैं। अब हमें पता है कि I और R दोनों बराबर होते हैं, तो I प्लस आर को हम 2I लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 2I, जो कि हमने यहां पर लिख रखा है, दिस इज 180 माइनस 2I इज द एंगल ऑफ डिविएशन। लेकिन याद रखना, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर अ सिंगल रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन। मान लो ये कोई मिरर है और यहां पर एक अनदर मिरर है,
तो इन दोनों मिरर के बीच में लेट अस एज्यूम द एंगल इज 60 डिग्री, और यहां पर हमने एज्यूम कर लिया ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये अगर 60 डिग्री है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री। ये 60 है मतलब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये 60 है तो ये 30 होगा। नाउ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो दिस एंगल शुड ऑल्सो भी 90 डिग्री। मतलब डायग्राम देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस बन गया कि ये 90 डिग्री में इस मिरर को स्ट्राइक कर रहा है 90 डिग्री में, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, इसी पाथ से वापस जाएगा। ये जो है रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से नहीं जाएगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमें पता होता है I इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 0, तो दोनों ही 0 है, तो द रे विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। मतलब ये लाइट रे ऐसे आने के बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री में इंसिडेंट हुआ तो वापस इसी पाथ से ये वापस चला जाएगा। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। मतलब जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल कर रहा है, अगर लाइट का डायरेक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट कर दे तो जिस पाथ से लाइट आया था उसी पाथ को फॉलो करके वो चला जाएगा। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। इसके बाद टुमारो देयर विल बी ए न्यू वीडियो on numerical questions based on whatever we have learned in this lecture. तो एक तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके ट्राई करना। मैं क्यों दिखा रहा हूं, सो दैट यू मे ट्राई एट होम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पॉज करना और फिर इसको ट्राई करना। फिर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखाऊं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6, 2 reflection, 1 reflection is taking place here and the second reflection is taking place here. So the total angle of deviation is 200 degree. तो एक तो ये क्वेश्चन इसको ट्राई करना, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी फाइंड करना, इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। बाय दैट टाइम मैंने क्वेश्चन इसलिए तुम्हें दिखाया है कि यू ट्राई दिस क्वेश्चंस एट होम, ताकि जब मैं समझाऊं तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो पता चले। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी वीडियोस मेरे फ्यूचर में आने वाले हैं वो तुम्हें एक जगह पर मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।